हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। और दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के भी वैसे तो दो पार्ट हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी भी हम लेके आएंगे धीरे धीरे, लेकिन आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा जो पहला चैप्टर है वो ब्रह्मांड है। और आपको मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ठीक ठाक नोट्स हैं, डीपली नोट्स हैं, और इनसे बाहर का आपको नहीं आएगा। फिर भी बुक्स तो हमें पढ़नी ही चाहिए। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि नोट्स एक अलग चीज़ है। नोट्स तो एक तरीके से समझना है, लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट बेस बनाना है अपना, वो हमें बुक से ही बनाना है। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक निवेदन और है दोस्तों, जैसे ये इस बार मैंने नोट्स पहले से ही बना रखे हैं, जबकि अन्य वीडियो में आपने देखा होगा मैं हैंड टू हैंड भी लिखता हूं। तो आप मुझे बताएं कि हैंड टू हैंड वाला बढ़िया है कि ये जो मैं नोट्स पहले से बना लिया हूं ये अच्छा है। ठीक है, आपको जो उचित लगे आप सजेशन दे सकते हैं। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांड की। पहला अध्याय हमारा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के बारे में हम जानेंगे। इस अध्याय में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, कैसे ये विश्व बना, कैसे ग्रह बने, तारे बने, है ना, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, और मौजूदा समय में जो पृथ्वी है वो कैसे आई है, ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। लेकिन उस सबसे पहले इसकी जो अध्ययन की शुरुआत होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो एक विद्वान हुए हैं टोलमी। कौन हुए हैं? टोलमी। तो ये यूनानी खगोल शास्त्री हैं, और 140 ईस्वी में इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने एक अवधारणा दी, एक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जियोसेंट्रिक अवधारणा का। ठीक है, जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, अर्थात पृथ्वी बीचों बीच है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर नहीं लगा रही। इन्होंने क्या बताया, यही तो ध्यान देना है हमें, जियोसेंट्रिक से याद रखना है। ठीक है, जियो का मतलब भी पृथ्वी से ही होता, आप ये याद रखना। सेंट्रिक का मतलब केंद्र, अर्थात पृथ्वी केंद्र में है। ठीक है, तो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और इन्होंने कहा कि सूर्य एवं अन्य जो ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब था कि पृथ्वी स्थिर है। ठीक, तो इनकी अवधारणा है। लेकिन इनके बाद एक होते हैं निकोलस कोपरनिकस। आपने इनका नाम भी सुना होगा, निकोलस कोपरनिकस का। तो ये पोलैंड के खगोल वैज्ञानिक हैं, और इनकी काफ़ी योगदान रहा है। ठीक है, इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। और जनक इसीलिए माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक अवधारणा दी, हेलियोसेंट्रिक। हेलियो का मतलब है सूर्य से, अर्थात सूर्य जो है, सेंट्रिक का मतलब केंद्र में हो। ठीक है, और ये 1543 में दी है इन्होंने, आप ये भी याद रखेंगे। और इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। ठीक है, तो दो लोग हो गए जिन्होंने ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी देने की कोशिश की। अब चलते हैं, समय था 1805 का, और उस समय पर विलियम हर्शेल ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक हुए, और इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर सौर मंडल, यानी इन्होंने कहा कि सौर मंडल जो है वो तो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। कि हमारा जो सौर मंडल है, क्या बताया इन्होंने, दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन किया, और उसमें इन्होंने ये बताया कि हमारा जो सौर मंडल है आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये था कि हमारा जो सौर मंडल है, हमारे जैसे अन्य सौर मंडल भी आकाश गंगा में हो सकते हैं। अर्थात जैसे हमारा एक सूर्य है और उसके चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे ही कोई और सूर्य होगा और उसके चारों ओर भी ग्रह चक्कर लगा रहे होंगे, इन्होंने ये कहा। ठीक है, 1925 की बात आती है दोस्तों, और 1925 में जो है एडविन पी हब्बल, देखो इनके सम्मान में एक टेलीस्कोप भी बनाया गया है जिसका नाम हब्बल टेलीस्कोप है। ठीक है, और उससे आज भी नासा और जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो अध्ययन कर रही हैं। तो एडविन पी हब्बल ने बताया कि हमारी आकाशगंगा की बहती अंतरिक्ष में लाखों आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, अर्थात हमारा सौरमंडल तो बहुत छोटा सा अंश मात्र है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों हम।
आप दोस्तों वीडियो का रोक रोक करके भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहला है बिग बैंग सिद्धांत। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसने दिया है, तो जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया है ये, और ये जो है बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। एक और सिद्धांत आता है साम्यावस्था सिद्धांत। देखो दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसने दिए हैं मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम बिग बैंग सिद्धांत को जैसा कि बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये अपनी नॉलेज के लिए भी, जानकारी के लिए भी समझना चाहिए, ठीक है। तो बिग बैंग सिद्धांत की बात करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेंटेयर जो कि बेल्जियम के थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और 13 पॉइंट, तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि 13 पॉइंट अरब वर्ष पूर्व हमारा जो ब्रह्मांड था वो एक अत्यधिक सघन एवं अत्यंत उच्च तापमान वाले एक पिंड कह लो या बिंदु कह लो के रूप में था, अर्थात एक बिंदु के रूप में था, ठीक है, हमारा जो ये था। लेकिन फिर इसमें क्या हुआ, इसमें जब इसका घनत्व बढ़ता गया, भाई चूंकि एक बिंदु पे है तो घनत्व बढ़ेगा, जब इसका घनत्व बढ़ता गया और इसका गुरुत्वाकर्षण एक ही स्थान पर केंद्रित हुआ तो इसमें एक महाविस्फोट हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी। क्या कहते हैं, सिंगुलैरिटी। सॉरी सुनिए, ये जो एक पिंड के रूप में था, एक बिंदु के रूप में था, उसको सिंगुलैरिटी कहा गया, उस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सिंगुलैरिटी में क्या है, घनत्व बढ़ता गया, ऊर्जा बढ़ती गई, जिससे इसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ, ठीक है दोस्तों। और निहित पदार्थों का जो इसके अंदर, सिंगुलैरिटी के अंदर जो निहित पदार्थ थे उनका क्या हुआ, बिखराव हुआ। ब्रह्मांडीय पिंड एवं आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ या निहारिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर इसमें पुनः विस्फोट हुआ, निकले पदार्थों के समूहन से असंख्य पिंड या तारे बने, ठीक है। इसी प्रक्रिया से ग्रहों उपग्रहों का भी, जब ये प्रक्रिया लगातार चलती रही तो इसी प्रक्रिया से ग्रहों और उपग्रहों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। और आज भी ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, और इसका साक्ष्य ये मिलता है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। मैंने ये चित्र बनाए हैं छोटे से, आप इनके माध्यम से भी अपने ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। ये देखो, ये ब्रह्मांड है एक, ठीक है, और ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। फिर ये एक आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में भी बहुत सारे सौर मंडल हैं, ये छोटे छोटे सूर्य हैं, ठीक है, तारे, सूर्य भी एक तारा ही है। और उस सौर मंडल में, जैसे ये सौर मंडल है, उस सौर मंडल में जो सूर्य है उसके चक्कर लगा रहे हैं कौन, ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तब जाके सौर मंडल निकल के आता। तो दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हमारा जो सौर मंडल और उसके ग्रह है, ये हमारे ब्रह्मांड का बहुत छोटा भाग है। समझ में आ गई बात आपके? आगे चलते हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं आकाशगंगा के बारे में, ठीक है। तो आकाशगंगा क्या है, वैसे तो ये समझ लीजिए, जो महाविस्फोट हुआ था, ठीक है, और उसमें जो पिंड निकले या पदार्थ निकले, उनका देखो घनत्व द्रव्यमान सबका अलग अलग था। जब घनत्व द्रव्यमान सबका अलग अलग था तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग अलग होगा कि नहीं भाई। जो पिंड निकले हैं, बड़ा पिंड निकला है तो बड़े का ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, और छोटा है तो छोटे का कम होगा, ठीक है। जब ये गुरुत्वाकर्षण बल असमान है तो इसके परिणाम से पदार्थों का संकेंद्रण हुआ, ठीक है, और इसी संकेंद्रण से वास्तव में आकाशगंगाओं का क्या हुआ, विकास का आधार बना, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम। फिलहाल तो हमें ये समझना चाहिए, जब महाविस्फोट हुआ था तो जो हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन गैस के बादलों का संचयन मतलब संकेंद्रण कह लो, एकत्रीकरण कह लो, तो उनसे निहारिकाओं या आकाशगंगा का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ब्रह्मांड में आगे क्या है, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। देखो हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और एक आकाशगंगा में 100 अरब ही कम से कम सौर मंडल हैं, ये समझ लो। तो हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का बहुत छोटा सा
भाग है, ब्रह्मांड का बहुत छोटा सा भाग है। अच्छे जानते हैं आकाशगंगा के बारे में। तो आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों का विशाल पुंज होता है जिसमें एक केंद्रीय है। देखो मैंने कहीं कहीं शॉर्ट नोट्स बनाए, आप पूरा बनाना, पूरा बना ले। इससे भी शॉर्ट बनता है तो शॉर्ट बनाइए, पूरे नोट्स बनाने की क्या आवश्यकता है। जिसमें एक केंद्रीय बल्ज, अभी बताऊंगा केंद्रीय बल्ज। देखो ये आकाशगंगा का एक चित्र है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। ये देखो ये भुजाएं हैं, इन्हीं भुजाओं में तारे होते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में यहाँ तारों का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण होता है, इसी को बल्ज कहा जाता है, ठीक है। और जो आपको ब्लैक होल होता है वो भी इसी में स्थित होता है, आकाशगंगा के बिल्कुल मध्य भाग में, ठीक है। तो बल्ज, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज ये हो गया आपका, एवं 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं, ये जो घूमती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। और ये घूर्णनशील भुजाएं अनेक तारों से निर्मित हैं, ठीक है। ये घूर्णनशील भुजाएं हो गई, ये बल्ज हो गया बीच का, ब्लैक होल इसी में स्थित होता है। और जो बल्ज होता है, बल्ज क्या है ये वाला, तो यहाँ तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। आइए जानते हैं आगे। एक नाम दिया गया है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा क्या है? तो हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट है, अर्थात एंड्रोमेडा वो आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा भी एक आकाशगंगा है। और अंतर क्या है कि ये जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, उसके सबसे निकट है ये। तो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट कौन सी आकाशगंगा है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी हो गया और इसकी जो आकृति है वो सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिलाकार। मिल्की वे क्या है? जब हम कभी कभी आकाश में देखते हैं रात को तो ऐसा लगता है दूध की नदी सी बह रही है, ठीक है। मिल्की वे दूध का पथ, रास्ता, चमकीला पथ दिखाई देता है। तो रात के समय दिखाई पड़ने वाला तारों का समूह अर्थात बहती नदी के समान, जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा क्या? आकाश में कोई गंगा बह रही है, नदी बह रही है, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है, ठीक है। आगे है ओरियन नेबुला। तो ओरियन नेबुला क्या है? हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह ओरियन नेबुला कहलाता है। अपनी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी में जो सबसे शीतल और चमकीले तारे हैं उनको ओरियन नेबुला कहते हैं। प्रतिसरण का नियम क्या है? प्रतिसरण का मतलब होता है विस्तार, ठीक है। तो एडविन पी हब्बल ने दिया था, अर्थात 2 आकाशगंगाओं के बीच की दूरी आज भी बढ़ती जा रही है, ठीक। आगे दोस्तों 1-1 नंबर के कुछ क्वेश्चन है। नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा ड्वार्फ है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है उसको प्रॉक्सिम सेंचुरी बोला जाता है। और सूर्य का सबसे चमकीला तारा जो है उसको साइरस या डॉग स्टार कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इतनी ही रहने दूंगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा तारे, उत्पत्ति और विनाश, क्योंकि तारों का टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो एक वीडियो उसमें थोड़ी कवर हो जाएगी। इसमें हम ये जानेंगे तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका विनाश कैसे होता है, उनका निर्माण कैसे होता है और ये उनका जीवन चक्र कैसे चलता रहता है। तो दोस्तों ये आपको पसंद आ रहा है और नोट्स आपको सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझको ज़रूर फीडबैक दें। धन्यवाद।